वेलकम टू जेनिक एवरीवन। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्रैश कोर्स के लिए। तो इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा, वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको फॉलो करने में इजी रहे कि कैसे कोर्स चलेगा, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बेसिकली। तो स्टार्ट में मैं बेसिक पे बहुत फोकस करूंगा क्योंकि बेसिक्स में आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनकी वजह से जब आप फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट्स ट्रांसफॉर्म, लैपलास पढ़ते हो तो वहाँ पे जो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते हो तो वहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है या जो आप चीज़ें पढ़ते हो वो अप्लाई नहीं कर पाते हो, बेसिकली गैप वही रहता है। तो मैं ये मान के भी चलूंगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़े बहुत हैं, उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ आपको डाउट्स होते हैं वो मुझे पता है, जब मैं डिस्कस करता हूँ लोगों से तो क्या क्या डाउट्स बेसिकली होते हैं तो वो चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा कि आपको कैसे सोचना है, वहाँ पे कैसे प्रोसेस करना है आगे, उसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो एक दो क्लासेस होंगी क्रैश कोर्स की वो उसमें मैं बेसिकली बेसिक पे फोकस करूंगा और उसमें आपको चीज़ें डिफरेंट दिखेंगे कि बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, किस लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए गेट एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेसिक सिग्नल आपने पढ़े होंगे, जो जो सिग्नल हमें मेनली आएंगे सिग्नल एंड सिस्टम में वो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आगे जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड ऑल, वो डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन और विद एग्जांपल मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि कैसे आपको टैकल करना है चीजों को। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपने पढ़ा होगा रेक्ट फंक्शन, रेक्ट टी बेसिकली इसको बोलते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है, कहां से कहां तक, फ्रॉम टाइम -1/2 टू 1/2, अदर देन ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन -1/2 इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सिंपली 0 है। ये सिग्नल आपको बार बार पिक्चर में आएगा, जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा वहां पे ये बार बार आएगा, इवन कन्वोल्यूशन में आएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं रेक्ट फंक्शन पे। रेक्ट फंक्शन का जैसे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा तो सैम्पलिंग फंक्शन होता है, सैम्पलिंग फंक्शन जब आप टाइम डोमेन में लोगे तो रेक्ट फंक्शन होता है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से। तो ये सिग्नल आपको बार बार पिक्चर में आएगा। तो अगर इसकी डिफिनेशन ऐसे लिखें तो ये लिखा होगा कि t फ्रॉम -1/2 टू 1/2 इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 एंड t अदर देन दिस, t ग्रेटर देन 1/2 और t लेस देन 1/2 इट्स एम्पलीट्यूड इज 0। अगर टाइम के टर्म में मैं डिफिनेशन लिखूं तो ये ऐसे होगा, इस तरह से, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपका आता है ट्रायंगुलर फंक्शन। जब हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तो इस तरह के फंक्शंस आपको आएंगे। इसका मैं बाद में डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा, रेक्ट का, ट्रायंगुलर का और यूनिट स्टेप का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में आपको यूज करना सिखाऊंगा, उसके पहले आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा कि कैसे सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पे क्या है, कोई भी अगर ये कौन सा फंक्शन है, -1 से लेस के लिए 0 है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये क्या है, 0 है। फ्रॉम 0 टू 1 अगर आप देखेंगे ये एक लाइन है। लाइन का स्लोप कैसा है, लाइन का स्लोप आपका निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और स्लोप निकालना आपने सीखा होगा, कैसे आप निकालते हो, सिंपली y2 - y1 अपान x2 - x1, जो आप कोऑर्डिनेट में भी पढ़े होंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x = 1 पे वैल्यू 0 है, x = 0 पे वैल्यू क्या है, या t = 0 पे, यहाँ x की जगह t है x एक्सिस पे, यहाँ पे 0 पे एम्पलीट्यूड 1 है और 1 पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा एट y2 एट t2 एम्पलीट्यूड इज 0, एट t = 0 एम्पलीट्यूड इज 1 अपान x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो स्लोप कितना आ जाएगा, -1। माइनस स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप t को बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। ये डिक्रीजिंग नेचर का, जैसे t बढ़ाओगे घटेगा। यहां स्लोप कैसा दिख रहा है, अगर आप t बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड भी साथ में बढ़ रहा है, यहां पे आओगे तो और t और बढ़ाओगे तो और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, t और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। जबकि इस तरफ वाली लाइन में जैसे t इधर आप जाते हो राइट साइड, t बढ़ता है, एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो कभी भी किसी लाइन का अगर इक्वेशन लिखा हो, अगर उसका स्लोप निगेटिव है, उसका सिंपली मीनिंग है कि अगर मैं t बढ़ाऊंगा तो उसका एम्पलीट्यूड घटेगा। उसका अदर साइड मीनिंग ये है कि अगर t में घटाऊंगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं इसी को लूं निगेटिव स्लोप को, तो अगर मैं t इस तरफ जा रहा हूं तो t घट रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव है उसका मीनिंग क्या होता है कि आप t बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, t घटाओगे तो एम्पलीट्यूड घटेगा। निगेटिव स्लोप माइनस का डिफरेंस है, मतलब बढ़ाओगे तो घटेगा एम्पलीट्यूड, घटाओगे तो बढ़ेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर t घटा रहे हो इस साइड आ रहे हो तो घट रहा है, तो एम्पलीट्यूड घट रहा है, इस साइड अगर बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ रहा है।
और किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने का एक ही तरीका होता है। अगर मैं कहूं इसका इक्वेशन लिखो और इसका इक्वेशन लिखो, तो आपको एक ही तरीका होता है लाइन का इक्वेशन लिखने का, y इज इक्वल टू mt प्लस सी, और कोई तरीका नहीं होता। अगर मुझे लाइन का स्लोप पता है और उसका इंटरसेप्शन पता है किसके साथ, y एक्सिस के साथ या ये वाली एक्सिस के साथ, तो मैं किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं। यहां x एक्सिस पे t है तो यहां मैंने t लिया, अगर x होता तो mx लेता, ठीक है। तो जैसे इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो मैंने अभी आपका स्लोप कैलकुलेट किया -1, c कितना है, c बताता है इंटरसेप्शन विद y एक्सिस, मतलब जहां t 0 हो वहां पे एम्पलीट्यूड कितना है वो बताता है आपका c। तो यहां पे c आप देख रहे हैं कि कितना है इस लाइन के लिए, 1 है। तो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू -t प्लस क्या आएगा, 1। इस इक्वेशन से आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो t इज इक्वल टू 1 रख दो, कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 0, यहां पे 0 वैल्यू है। अगर t इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। लेकिन ये लाइन कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन, अगर मैं कहूं इसमें t इज इक्वल टू मैं 2 रख दूं तो t इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि -2 प्लस 1 -1। अगर ये लाइन जाती पूरा एग्जिस्ट करती अप टू इंफिनिटी तक तो ये आगे यही नीचे जाती रहती और इसका एम्पलीट्यूड घटता रहता है। लेकिन ये लाइन कहां पे टर्मिनेट कर जा रही है, t इज इक्वल टू 1 पे, तो ये लाइन एग्जिस्ट कहां से कर रही है, ये लाइन पीछे भी एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट करती तो यहां पे जब मैं t इज इक्वल टू -1 रखता तो इसका एम्पलीट्यूड 2 हो जाता, -1 प्लस 1 2 हो जाता। ऐसा नहीं हो रहा, ये लाइन का हमने केवल एक पोर्शन लिया है, वो पोर्शन कहां से कहां तक है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। अदर देन t, इसके अलावा इस लाइन का इक्वेशन नहीं। ये लाइन कहां से तक एग्जिस्ट करती है, -t प्लस 1, 0 से 1 तक। तो लाइन का इक्वेशन लिखोगे आप हमेशा कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू mt प्लस c ही आएगा इक्वेशन। बस ये रहेगा कि वो लाइन जहां से जहां एग्जिस्ट करेगी इक्वेशन हमेशा mt प्लस c ही होगा, जहां से जहां एग्जिस्ट करेगी वहां वो टाइम लाइन आप मेंशन कर सकते हो। अब इस लाइन का अगर इक्वेशन मुझे लिखना हो तो इस लाइन का इक्वेशन देखो क्या होगा, इसका स्लोप कितना है, 1 है, तो 1 इंटू टी, सी कितना है इसका इंटरसेप्शन, +1, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या हो गया, t प्लस 1। लेकिन ये लाइन कहां से कहां एग्जिस्ट करती है, ओनली फ्रॉम -1 टू 0। अगर इधर एग्जिस्ट करती तो ये पीछे भी जाती है, यहां डॉटेड जो लाइन में बना रहा हूं, तो t इज इक्वल टू आप -2 पे वैल्यू निकालते तो कहीं यहां पे क्या आता आपका और घट के वैल्यू क्या हो जाती, -1 हो जाती, -3 लगते तो -2 हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइन कहां से कहां एग्जिस्ट कर रही है, ओनली फ्रॉम -2 टू 0। तो अगर कोई फंक्शन है एफ टी, तो एफ टी का अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो एफ टी इज इक्वल टू -t प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1, एफ टी इज इक्वल टू t प्लस 1 फ्रॉम -1 टू 0, एंड अदर देन दिस t ग्रेटर देन 1 और t लेस देन -1, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, ये क्या एम्पलीट्यूड है, 0 है। तो ये इक्वेशन बार बार आएगी। अभी मैं लाइन का डिफरेंशिएशन भी आपको सिखाऊंगा। तो लाइन कहीं भी हो सकती है, जैसे मैं अगर कहूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने आपको एक लाइन दे दी, मैंने पूछा कि आप इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे। इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि लाइन को कैसे लिखेंगे। मैंने इस पे 2 पॉइंट सपोज दे दिए कि ये t इज इक्वल टू 4 है सपोज पॉइंट, और इसका एम्पलीट्यूड इस पे कितना है, 8 है, ठीक है। t इज इक्वल टू 4 पे एम्पलीट्यूड क्या है, 8 है, और दिस पॉइंट इज 2। मैंने 2 पॉइंट मेंशन कर दिया। मैंने कहा कि जो ये फंक्शन है इसको इस टर्म में डिफाइन करो कि इसका इक्वेशन क्या है। ऐसे तो दिख रहा है ग्राफिकल फॉर्म में, मैं इसको थियोरेटिकल फॉर्म में क्या होना चाहिए ये इक्वेशन, वो कैसे लिखोगे। तो मैंने कहा जब भी लाइन आए, लाइन का एक ही इक्वेशन फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू mt प्लस सी, और कोई भी फॉर्म नहीं होता है। तो पहले मैं उस लाइन का हमेशा क्या कोशिश करूंगा, स्लोप फाइंड। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट अगर लाइन पे पता हो, x2 पे वैल्यू y2 है, x1 पे वैल्यू y1 है, तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से आप हमेशा स्लोप निकाल सकते हो। तो यहां पे देखो 4 पे वैल्यू 8 है और 2 पे वैल्यू क्या है, 0, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 8 माइनस 0 अपान किस पे 8 वैल्यू थी, 4 पे, और किस पे वैल्यू 0 थी, 2 पे, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 4। मतलब इस लाइन में क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4t प्लस सी। लेकिन जब तक आप सी नहीं पता करोगे ये इक्वेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि सी की वैल्यू यहां पे 0 है। लाइन अगर ये एग्जिस्ट करती, अगर ये पूरी लाइन एग्जिस्ट करती, ये वाली, अगर राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये पीछे भी जाती, पीछे और जाती, ये आगे और भी जा ही रही है। तो पीछे जाती तो कहीं ना कहीं ये क्या करती, इंटरसेप्ट। यही इंटरसेप्शन हमें पता करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन क्या करेगा, कंप्लीट। अब देखो इंटरसेप्शन डायरेक्टली आप पता कर सकते हो। स्लोप क्या बताता है, स्लोप आपको बताता है, अगर स्लोप ध्यान से देखो तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ गया,
यम इंटू T2 माइनस T1 मैं लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 की जगह मैंने T2 माइनस T1 ले लिया। तो स्लोप ये बता रहा है अगर T2 माइनस T1 अगर x में या x एक्सिस में मैं 1 यूनिट का चेंज करूं, अगर T2 माइनस T1 मतलब 2 से मैं 3 चला जाऊं, 2 से 4 से मैं 5 चला जाऊं, अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं। 1 मतलब क्या, अगर T1 2 है तो T2 अगर 3 हो जाए तो T2 माइनस T1 क्या है, 1 है। T1 अगर 4 है, T2 5 हो जाए तो भी ये क्या है, 1 है। तो अगर मैं 1 यूनिट का चेंज लूं x एक्सिस पे बढ़ता हुआ तो y इज इक्वल टू क्या होगा, यम इंटू 1 होगा, यम इंटू 1 होगा। मतलब y2 माइनस y1 ये क्या बता रहा है, चेंज। y1 वैल्यू है T1 पे, y2 वैल्यू है T2 पे। तो अगर y1 कितने यूनिट का चेंज हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस m। मतलब अगर t एक्सिस में 1 यूनिट का चेंज करूं तो y एम्पलीट्यूड में अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड y1 है तो कितने का चेंज आ जाएगा, यम यूनिट का चेंज आ जाएगा हमेशा। तो जैसे यहां पे स्लोप हमने फाइंड किया था 4, मतलब और ये पॉजिटिव स्लोप क्या बताएगा, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। मतलब 1 यूनिट का अगर चेंज मैं t एक्सिस में करूं तो y में कितने का चेंज होगा, y2 माइनस y1 क्या बता रहा है, चेंज। कितने का चेंज होगा, 4 यूनिट का। यहां स्लोप कितना है, 4। तो यहां देखो 2 से आप कहां आ गए, x यहां पे घट के कितना हो गया, 0। आपने x में कितने का चेंज किया, 2 यूनिट का चेंज किया। तो y में कितने का चेंज होगा, y में कितने का चेंज होगा, अगर 1 यूनिट का चेंज किया x में तो y में कितने का चेंज हुआ, यम इंटू 1। अगर x में आपने 2 यूनिट का चेंज किया तो ये कितने का चेंज हो जाता, 2 इंटू यम का। तो यहां x में आपने 2 यूनिट का चेंज किया, 2 से घटा के 0 कर दिया। और स्लोप पॉजिटिव है तो x घटाओगे तो y घटेगा, x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा। जैसे यहां बढ़ रहे थे तो y बढ़ा, यहां घट रहे हैं तो घटेगा। तो 2 यूनिट का चेंज आने के लिए y में कितने का चेंज होगा, 4 इंटू, यहां 2 क्या हुआ, घटा, तो कितने का चेंज आ जाएगा, -8 का। यहां वैल्यू 0 है तो यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, घट के -8। जैसे यहां पे भी आप देखो, यहां वैल्यू 8 है, किस पे, 4 पे। इस तरफ आप आए, कितने यूनिट का चेंज हुआ, 2 यूनिट का। अगर मैं x में 2 यूनिट का चेंज कर रहा हूं, अगर 2 यूनिट से बढ़ा रहा हूं तो y में कितने का चेंज होगा, 4 इंटू 2 का चेंज होगा। अगर घटा रहा हूं तो वो घटेगा, बढ़ा रहा हूं तो बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो यहां 4 से आप 2 आए, x में कितने का चेंज किया, 2 यूनिट का। तो y में कितने का चेंज होगा, यम इंटू 2। यम इंटू 2 कितना हो गया, 8 यूनिट का चेंज प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि आप x घटा रहे हो तो y भी घटेगा, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहां 8 था, 8 में से 8 घटाए तो 2 पे कितनी वैल्यू आ गई, 0। इसी तरह से 2 से 4 गए, x में 2 यूनिट का चेंज किया तो y में कितने का चेंज होगा, यम इंटू 2। यम इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। यहां वैल्यू 0 है, चेंज 8 का आया तो कितना आ गया, 0। तो आपका इंटरसेप्शन विद y एक्सिस इज -8। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू रखोगे, ये इक्वेशन होगी इस लाइन की। और ये लाइन लेकिन एग्जिस्ट कहां से कहां कर रही है, फॉर t ग्रेटर देन 2 ओनली। t लेस देन 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ft की 0 है ना। तो ये लाइन पूरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसका कुछ पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कहां से कहां, t ग्रेटर देन 2 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी ft का इक्वेशन हो जाता कितना आपका, 4t माइनस 8 फॉर t ग्रेटर देन 2 एंड फॉर t लेस देन 2 इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं t इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये t ग्रेटर देन 2 के लिए इक्वेशन है, t इक्वल टू 3 रखोगे तो 4 इंटू 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा। t इक्वल टू 4 पे आपने वैल्यू यहां 8 दिखाई थी, रखो, देखो आ रहा है कि नहीं, 4 इंटू 4 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8। 4 पे वैल्यू कितनी, 8। तो ये हमेशा आएगा आपका। तो इक्वेशन हमेशा कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी से उसका कौन सा पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो टाइम से आप क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। ऐसा नहीं कि यहां पे इंटरसेप्शन 0 हो गया, जो आप मिसकॉन्सेप्शन करते हो। इंटरसेप्शन आपको पीछे डॉटेड लाइन बढ़ा के फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो स्लोप हमेशा क्या बताता है कि अगर x में मैं 1 यूनिट का चेंज करूंगा तो y में कितने यूनिट का चेंज होगा, m यूनिट का। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव यूनिट का चेंज होगा। अगर मैं x बढ़ा रहा हूं, x घटा रहा हूं तो m माइनस यूनिट का चेंज होगा, मतलब घटेगा। तो जो चीज मैंने पहले बताई कि पॉजिटिव स्लोप y बढ़ाने पे x बढ़ाने पे y बढ़ता है, x घटाने पे y घटता है, वो चीज हमेशा फॉलो होगी। ठीक है, अब आते हैं, ये आपका लाइन का डिफरेंशिएशन मैं बाद में समझाऊंगा क्या होता है। तो इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, जैसे यहां पे भी मैंने वही लिखना आपको सिखाया। यहां इंटरसेप्शन आपको डायरेक्टली पता था तो आपको इजी हो गया लिखना, ये सब इक्वेशन है ना। यहां नहीं पता था तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है,
अब आते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मैक्सिमम देखोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा। गर्मी आ रही थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं पहला एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, लैप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म हर जगह आएंगे, आपको इवन कन्वोल्यूशन फाइंड करना होगा तो भी ये फंक्शन बार बार आएंगे, लेकिन इनका एक स्पेशल पोर्शन आएगा क्योंकि हम ज्यादातर कन्वर्जिंग फंक्शन यूज करते हैं जहां पे आपका आउटपुट क्या है, बाउंडेड है, ताकि सिस्टम आपका क्या हो, स्टेबल हो। तो यहां पे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा ही पढ़ते हैं। e की पावर माइनस एटी, जहां पे a ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, a की वैल्यू 0.5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, a कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, रियल नंबर है ना। a ग्रेटर देन 0 के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूं, जैसे ये हो सकता है e की पावर माइनस 0.5t, e की पावर माइनस 1/3t, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस 2t, यहां a की वैल्यू क्या लोगे आप, हर जगह देखो पॉजिटिव है, माइनस साइन तो बाहर लगा हुआ है, हर जगह क्या होगा, a पॉजिटिव। तो क्या होगा, अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी, t 0 रखो, e की पावर माइनस a इंटू 0, e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आ जाता है, 1। t अब बढ़ाओगे तो e की पावर माइनस, सपोज अगर आपने 2t लिया, t की वैल्यू 1 रखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, e की पावर माइनस 2, t की वैल्यू 2 लोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, e की पावर माइनस 4, e की पावर, e क्या है, एक 2.7 के आसपास इसकी वैल्यू होती है एक, और e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो e की पावर माइनस 2, e की पावर माइनस 4 में कौन छोटा होगा, अगर मैं ये पॉइंट लूं t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2, तो e की पावर माइनस 4 ऑब्वियसली छोटा होगा, 2.7 की पावर माइनस 4 विल बी लेस देन e की पावर माइनस 2, मतलब t बढ़ाने पे इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इस तरफ बढ़ोगे निगेटिव में, तो जैसे t को माइनस करोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे e की पावर मैं कहूं t इज इक्वल टू माइनस 1 पे वैल्यू बताओ, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर। t इज इक्वल टू माइनस 2 पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी हो तो t इज इक्वल टू माइनस 2 रखोगे, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 e की पावर 4, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, मतलब यहां से वैल्यू अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो यहां से वैल्यू घटते घटते, जब t इज इक्वल टू t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो e की पावर माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी करोगे, e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो e की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मैं कहूं 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1.5 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 अपान इन्फिनिटी विल बी व्हाट, 0, तो ये वैल्यू इस तरफ घटती जाएगी। इसका कौन सा आप पोर्शन देखते हो, अगर मैं पूरा एरिया निकालना चाहूं इस e की पावर माइनस 80 का, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये एरिया इनफाइनाइट आएगा क्योंकि इस तरफ इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो जो स्ट्रिप्स लोगे आप एरिया के लिए इधर बढ़ता जा रहा है, तो ये एरिया अगर पूरा लोगे तो इनफाइनाइट आएगा, कन्वर्जिंग नहीं होगा। इसीलिए आपने ज्यादातर देखा होगा, आप कौन सा फंक्शन बार बार पढ़ते हो, e की पावर माइनस 80 इंटू क्या, ut। अगर मैं इसमें ut से मल्टीप्लाई कर दूं, ut आपको पता है यहां पे लिखा भी हुआ है, फॉर t ग्रेटर देन 0 इट्स वैल्यू इज 1 एंड फॉर t लेस देन 0 इट्स वैल्यू इज 0। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो t लेस देन 0 के लिए ut 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो यहां एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 0 पूरा, और t ग्रेटर देन 1 के लिए मल्टीप्लाई कर देगा 1 से, तो e की पावर माइनस 80 इंटू 1, e की पावर माइनस 80 आपने प्लॉट किया है t ग्रेटर देन 0 के लिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो आप ये फंक्शन बार बार आपको आएगा, क्योंकि अगर मैं ये एरिया निकालने जाऊंगा, बाद में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा, ये एरिया निकालोगे e पावर माइनस 80 ut वेयर a इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका एरिया 1/a आएगा, जहां a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, फाइनाइट कांस्टेंट, तो ये एरिया क्या करने लगेगा, कन्वर्ज, क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर का है, तो जब आप सम करोगे टोटल सम कहीं ना कहीं क्या करेगा, कन्वर्ज। तो ये फंक्शन आपको बार बार इसीलिए पिक्चर में आता है, क्योंकि ये अगर मैं कहूं ये एक LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अगर किया होगा सिग्नल पढ़ा होगा, तो ये एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम आपके प्रैक्टिकल सेंस में किसी काम का नहीं होता है। ज्यादातर आप बहुत ज्यादा जाते हो तो क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम पे आप जाते हो, जैसे ऑसिलेटर बनाते हो, बाकी जितने सिस्टम आप पढ़ते हो वो सारे नॉर्मली स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबल सिस्टम ही बाउंडेड आउटपुट जनरेट कर पाएगा, तभी वो काम का होगा। अगर अनबाउंडेड आउटपुट आने लगा आपका, तो वो सिस्टम प्रैक्टिकली आपके किसी काम का नहीं होता है ना। तो ये एक फंक्शन होगा ये, और इसी का दूसरा पोर्शन क्या है, e की पावर 80, वेयर ऊपर वाला पोर्शन आप इरेज कर दे, ये वाला मिटा देता है।
ये वाला भी रहने देते हैं, इधर मिटा देते हैं ना। ठीक है, तो अब इसी का दूसरा वर्जन अगर मैं कहूं e की पावर at, उसी का मैंने क्या ले लिया, t को -t से रिप्लेस कर दिया। तो आप अगर देखोगे ध्यान से कर्व में, आपने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा होगा, अगर मैं t को -t से रिप्लेस कर दूं तो क्या होता है, आप मिरर इमेज ले लो फंक्शन की, किसके अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। तो ये देखो, ये वाला पोर्शन जो यहां पे था वो यहां आ गया, और जो ये वाला पोर्शन है वो कहां आ गया, यहां पे आ गया। इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं e की पावर 0.5t, e की पावर 1/3t, e की पावर 2t, कुछ भी हो सकता है, वेयर a इज पॉजिटिव, यहां माइनस साइन आगे नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो a इंटू 0, वेयर a इज ए फाइनाइट कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0। तो t इज इक्वल टू 0 रखोगे, a इंटू 0 इज 0, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब अगर t की वैल्यू आप बढ़ाओगे, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, तो 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, e की पावर 2t या e की पावर 1/3t, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा वैल्यू, e स्क्वायर। t इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 2 इंटू 2, e की पावर क्या 4, और e 2.7 है, 2.7 की पावर 2 विल बी लेस देन 2.7 की पावर 4। मतलब जैसे टाइम बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर ले लोगे तो e की पावर 2 इंटू इन्फिनिटी, सम फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड ग्रेटर देन 1 कोई चीज है उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाए तो ये हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब फंक्शन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर मैं आइदर साइड मूव करूं, लेफ्ट साइड में अगर मूव करूं, t की वैल्यू घटाऊं, तो देखो क्या हो रहा है, e की t इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू -1, e की पावर -2। t इज इक्वल टू -2 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू -2 इज -4। तो e की पावर -2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन e की पावर -4, हमेशा, क्योंकि ये आएगा 1/e स्क्वायर, ये आएगा 1/e की पावर 4, और e की पावर 4 e स्क्वायर से जब ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू 1/e स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/e की पावर 4। तो यहां वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और जैसे t टेंडिंग टू -इन्फिनिटी लोगे आप, e की पावर 2 इंटू -इन्फिनिटी, दिस वैल्यू विल बी e की पावर -इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी, एंड e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज टेंडिंग टू 0। तो अगर मैं पूरा एरिया निकालूंगा e की पावर 80 का, राइट फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दिस एरिया विल नॉट कन्वर्ज बिकॉज हियर वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो ये जो समेशन होगा स्ट्रिप्स का, जो फाइनाइट स्ट्रिप्स लोगे वो बढ़ता जाएगा। तो कोई चीज बढ़ती जा रही है, समेशन करोगे, जैसे मैं कहूं 1 + 2 + 3, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। वहीं मैं कहूं 1/2 1/4, कोई चीज घटती जा रही है 1/8, तो ये हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इसका समेशन कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहां बढ़ता जा रहा है तो एरिया इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर इसका मैं ये वाला पोर्शन केवल लूं, तो यहां इस तरफ देखो, स्ट्रिप की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो जब कोई चीज घटती जाएगी तो यहां से यहां अगर मैं समेशन करूं तो ये एरिया कन्वर्ज करने लगेगा। इसीलिए आप बार बार कौन सा फंक्शन पढ़ते हो, e की पावर 80 वेयर a इज ग्रेटर देन 0, u ऑफ -t से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं e की पावर 80 को, तो u ऑफ -t क्या होता है, for t लेस देन 0 इट इज 1, for t ग्रेटर देन 0 इट इज 0। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए जब मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ये, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो यहां ये आ जाएगा 0, एंड फॉर t लेस देन 1 ये आ जाएगा 1 इंटू e की पावर 80, e की पावर 80 तो यहां दिखाया आपने, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये फंक्शन ये हो जाएगा। तो ये फंक्शन आप बार बार पढ़ते हो, ये इसी का मिरर इमेज है जो आपने पढ़ा था अभी, क्या, e की पावर -80 इंटू ut। अगर इसी में t को मैं -t से रिप्लेस कर दूं तो आपको मिल जाएगा e की पावर 80 u ऑफ -t। अगर t की जगह -t रख दूं, और t की जगह -t रखने का सिंपल सा मतलब होता है टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। इसीलिए जो यहां दिख रहा था एज इट इज फंक्शन कहां दिख रहा है, यहां पे। तो एरिया अगर निकालोगे इसका भी 1/a आएगा। जब इसका निकालोगे एरिया, तो इसको मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, एरिया कवर तो सेम ही होगा। तो इसका एरिया भी जब निकालेंगे तो 1/a आएगा, इसका एरिया भी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/a। इसीलिए ये दोनों फंक्शन आपको बार बार आते हैं ना, बार बार यही दोनों फंक्शन आते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, चाहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, चाहे कन्वोल्यूशन हो, क्योंकि ये फंक्शन ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेबल सिस्टम को। ठीक है।